अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और रमज़ान की ये जो बरकतें हैं, ये जो चेहरे पे एक नूर, एक खुशी और मोहब्बतें, एक दूसरे का एहसास और एक दूसरे के लिए सोचना, और ये भी सोचना कि किसी के पास अगर राशन नहीं है या कोई मुश्किल में है तो उस तक वो चीज़ें पहुंच जाएं। कितना ये महीना कितना बरकत वाला होता है और इस महीने में कितनी मोहब्बतें हम एक दूसरे के लिए दिल में रखते हैं, ये भी नहीं सोचते। अच्छा, वैसे आम दिनों में ये ज़रूर सोचा जाता है कि कौन है, ये किस ज़ात का है, या ये मुसलमान तो है पर ये इस फ़िरके से है, उससे। पर रमज़ान में ये चीज़ नहीं देखी जाती। और बस यही एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि पूरे साल इन चीज़ों को ना देखें, बस आप ये देखें कि हम मुसलमान हैं, आप ये देखें कि हम पाकिस्तानी हैं, तो आप कोशिश करें कि इसी तरह से लोगों की मदद करते रहें, इसी तरह उनसे मोहब्बत कायम रखें। और हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनिशा आप पसंद कर रहे हैं, रमज़ान में बहुत अच्छा लग रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे और बेहतर करें। और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है, जावेद सिद्दीकी साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम रोज़गार पे पहले बात करते हैं, क्योंकि अब बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी पर हम पहले रोज़गार पे बात करते हैं। जिस तरह से अब मुल्क के हालात हो चुके हैं, जितनी बेरोज़गारी हो चुकी है, जितनी महंगाई हो चुकी है। अच्छा, महंगाई की बात हम लोग साथ में आपको दो सवाल कर रही हूँ ताकि आप प्रॉपर जवाब दे सकें। महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ पाकिस्तान की महंगाई नज़र आती है, हम दुनिया भर को नहीं देखते कि दुनिया भर में भी महंगाई है। एक तो ये चीज़ है। फिर दूसरी बात, इस सवाल के जवाब में अगर आप जवाब देंगे तो लोग ये कहेंगे कि दुनिया भर में अगर महंगाई है तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें उन्होंने सिस्टम बनाया है जो कि यहाँ पे नहीं बना हुआ। उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जैसा आपने महंगाई के बारे में सवाल किया और दुनिया के बारे में भी कनेक्शन किया कि दुनिया में महंगाई है, लेकिन दुनिया में महंगाई के साथ उनकी जो इनकम है उसमें बैलेंस है। अगर हम अपने यहाँ देखें तो हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल अनबैलेंस हो गई ये चीज़ें। मतलब कि महंगाई ऊपर जा रही है और लोगों के जो रोज़गार हैं, जो लोगों की आमदनियाँ हैं, जो लोगों की तनख्वाहें हैं, वो उसके मुकाबले में नेगेटिव साइड पे जा रही हैं। तो क्योंकि हमारी करेंसी वैल्यू का भी डिफरेंस आ गया, अब बाहर से जो चीज़ें आती हैं, अब हमारे यहाँ डॉलर जो है इस वक्त तकरीबन 285-90 के उस पर ठहरा हुआ है अभी तक। आगे अल्लाह मालिक के कहाँ तक जाता है। और इस सब का ताल्लुक आपकी मईशत से होता है जी। और मईशत जब तक आपकी बेहतर नहीं होगी, लोगों की हालात ज़िंदगी पे वो असर नहीं होंगे। अब मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक बिज़नेस कम्युनिटी से भी है, मेरा एक छोटा सा बिज़नेस है और वो टेक्सटाइल है। यानी टेक्सटाइल वो बिज़नेस है जो एक वक्त में आप सुनते कि जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल है, लेकिन आप जाके उधर हाल देखें कि वहाँ क्या हाल हुआ है। मतलब इस वक्त एक्सपोर्ट आपकी तकरीबन 70% नीचे आ गई है जी। ये चंद महीनों में। जब से ये हुकूमत आई है उसके बाद से जो मुसलसल नीचे आई है, तो इस वक्त तकरीबन 60-70%। अब मुझे बताएं कि रोज़गार तो उसी वक्त, आमदनी उसी वक्त बढ़ेगी जब आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलेगी। अब इस वक्त आप सारी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। आप क्या, तो दूसरी ये कि अगर जैसे कि हमारी गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं 4 साल, लेकिन अगर 35 साल में पॉलिसियाँ सही बनती तो आज हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम इस पे बात करते हैं, हम किसी और मौजूद पे बात करते हैं, सोशल वर्किंग पे बात करते हैं। लेकिन आप देखें, जब भी जो भी प्रोग्राम होता है, जहाँ भी मेरा जाना हो या आप भी प्रोग्राम करती रहती हैं, तो आपका सवाल लोगों की हालात ज़िंदगी पे क्यों होता है? क्योंकि इस वक्त उनकी पोजीशन बहुत ख़राब है, जो तकरीबन हर आदमी जानता है। अच्छा, पहले तो आप देखते थे गुर्बत की लकीर से जनाब 25% गुर्बत की लकीर के नीचे है, 30%, 35%। लेकिन अब तो मुसलसल हर साल, अब तो मुझे लगता है कि सिर्फ अशराफिया के अलावा जो हमारे एक एलिट तबका है, जो हुकूमतों में रहता है, जो उनके रिलेटिव है, उसके अलावा सारे गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाएंगे इस तरह अगर चलता रहा तो। क्योंकि आप कब तक सर्वाइव करेंगे? आप मिसाल आप साहिब हैसियत हैं, लेकिन आपकी भी एक लिमिट होगी। आज नहीं, 2 महीने, 4 महीने, साल, 6 महीने, आपकी कहीं ना कहीं जाके लिमिट ख़त्म होगी। क्योंकि आप एक हक हलाल की मेहनत की रोज़ी कमा रहे हैं, और जिस तरह कारोबार नीचे जा रहा है और चीज़ें जो हैं वो ऊपर जा रही हैं, उनके रेट ऊपर जा रहे हैं, तो इस तरह तो फिर आस्ता आस्ता अगर यही हुकूमत रही तो चंद सालों में आप देखेंगे कि हम सब, मतलब
हम चाहे सब वो मिडिल बिल्कुल क्लास हो, चाहे बिल्कुल लोअर क्लास तो खैर बिल्कुल चले ही गया गुर्बत की लकीर से नीचे, जो हायर मिडिल क्लास है वो भी गुर्बत की लकीर से नीचे चल जाएगा। तो फिर आप अंदाजा करें चले इस गए मुल्क हैं, में चले गए हैं, चले गए हैं, बिल्कुल जो थोड़े बहुत बचे हैं। थोड़े तो आप बहुत। मुझे बताएं फिर यहाँ पे कौन सा कानून, कौन सा आइन, कौन सा, ये तो फिर बादशाहत और डिक्टेटरशिप हो गई ना, कि चंद लोगों के हाथ में सब चीजें, बाकी उनके गुलाम बने हुए। तो अब आप देखें दुनिया कहाँ चली गई, दुनिया के जो आम आदमी है उसकी अवेयरनेस देखें। अभी आप देखें मतलब आपने भी वो बात की, खान साहब वाली गुलामी से निकालना चाहते हैं। देखें आप, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, एक मिसाल है कि आपने तो खैर चलो एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त आपकी जो राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो एक इंसान, जो बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, उसके जो राइट्स होते हैं, आज आपके पास वो सारे राइट्स हैं? अगर आप सिर्फ बजाय इसके कि आप मुझसे, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि आपके पास सारे राइट, मतलब आपके साथ कोई ज्यादती हो, जुल्म हो, अगर आप कोर्ट जाएं या कहीं भी जाएं, आपकी सुनवाई हो रही है? नहीं, बिल्कुल। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, इसका मतलब कानून, पावर, सब चीजें वो मखसूस लोगों के हाथ में। तो आप समझते हैं कि इतनी आसानी से उसे ठीक किया जा सकता है, या कम टाइम में ठीक किया जा सकता है? बहुत लंबा अरसा, बहुत मेहनत और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग रोकेंगे, बहुत कुछ होगा। देखें, पहले तो सबसे पहले तो आप इरादा करें कि आपने ठीक करना है। हाँ। जब आप इरादा कर लेंगे तो इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इरादा ही नहीं करेंगे, एक मिसाल है, एक बच्चा है, वो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है। अब अगर वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो ए ग्रेड आएगा, ए ग्रेड नहीं आएगा तो बी ग्रेड आ जाएगा। अगर वो मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। एक बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा, उसका दारोमदार सिर्फ इस पे कि जैसे ही पेपर होंगे मैं पर्चे बनाऊंगा, नकल करूंगा, पास हो जाऊंगा, तो उसमें तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा पास होगा भी नहीं होगा, वो तो फिर उस वक्त के हालात के ऊपर है। तो इसी तरह सबसे पहले होता है इरादा। अगर आप इरादा करें तो अभी नहीं होगा, 5 साल 10 साल में हो जाएगा, 35-40 साल। अभी आप अगर दूसरे ममालिक की मिसालें लें, एक मिसाल है, आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, आप तुर्की की मिसाल ले लें, आप मलेशिया की मिसाल ले लें, आप इंडोनेशिया की मिसाल ले लें, आप जापान की मिसाल ले लें। ये भी तो, जापान के बारे में तो आपको पता है कि वो दूसरी जंग अजीम में जब उसके ऊपर बम गिरा था तो बिल्कुल तबाह हो गया था। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 1945 में वाक़या हुआ था और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ है। तो आप मुझे बताएं, जब वो कौमें खड़ी हो गई बम खा के, और बहुत से इसमें ऐसे मुल्क हैं जिनके वसाइल पाकिस्तान से भी कम है, तो जब वो आगे जा सकती हैं, जब उनके आम आदमी को बुनियादी सहूलतें मिल सकती हैं, तो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिल रही? उसमें सिर्फ और सिर्फ एक है इरादा, सिंसियरिटी अपने मुल्क के साथ, अपने कौम के साथ। जब तक आप ये चीज़ पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपकी नियत ही नहीं होगी तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक जो हमने मैट्रिक में पढ़ी थी, अमल का दारोमदार नियतों पे होता है। तो पहले आप नियत करें, उसके बाद फिर अमल शुरू होगा और वो इंशाल्लाह सही। लेकिन जब आपकी नियत ही होगी कि सिर्फ मैंने अपने अवाम को जो है चक्कर देना है और अपने बच्चों को, अपने फैमिली को और अपने दोस्तों को नवाजना है, तो फिर आप 100 साल भी हुकूमत करें, हालात तब्दील नहीं होंगे। पर अवाम भी तो, अवाम को इतना शऊर आ चुका है, अच्छे बुरे की समझ आ चुकी है कि किस तरफ हमें जाना चाहिए, क्या फैसला करना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं अभी? इसका अंदाज़ा तो आपको गुज़िश्ता चंद महीनों से जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, जो चीज़ें हो रही हैं, अभी आप देखें जैसे जमान पार्क का, वो कहते हैं चंद हज़ार या लाख, 1-2 लाख क्या मजमा जो है, आप उसको ना काउंट किया करें ना, ये कहा जाता है। असल में देखें, चंद हज़ार और चंद, तो आप भी नहीं, ये तो मैं आपसे अपने तौर पे बात नहीं करी, ये तो ये जो लोगों की बातें मैं वो सवाल करना, ये प्रोपेगेंडा होते हैं, जाहिर सी बात है, जो एंटी पार्टी हैं वो तो यही इसी तरह के प्रोपेगेंडे करेंगे। लेकिन वो चंद हज़ार और चंद आप लाख या जो भी कह लें, लेकिन दुनिया की जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल और जो बाहर के ममालिक, आप अब पाकिस्तानियों छोड़ दें, पाकिस्तानी चैनल को भी छोड़ दें, सबको छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते, हम जॉब करते हैं। नहीं, मतलब ये कि उनकी जो क्योंकि देखें चैनल पाकिस्तान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कानून के ताबे कैमरा के, तो जाहिर है आप भी हैं, ठीक है। तो आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो उनको तो पाकिस्तान से कोई सिवाय सियासी ताल्लुकात के, ये जो इंटरनेशनल ताल्लुकात होते हैं, उसके अलावा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप वहां पे देखें, वहां पे क्या आदत शुमार आ रहे हैं,
खान साहब के बारे में, वहाँ पे क्या कहा जा रहा है और किस तरह अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कह रही है कि नहीं जी आप इनको, जो इनके राइट्स हैं, अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किया है तो इलेक्शन के जो लवाजमात होते हैं, जो रैलियाँ होती हैं, जो जलसे होते हैं, वो इनको करने दें, क्यों रोक रहे हैं आप? ठीक। तो आप लोकली सतह पे आम आदमी से पूछें, बैरून मुल्क पाकिस्तानी से पूछें, जो चैनल्स हैं CNN और अल जजीरा और वहाँ की आप रिपोर्टें देखें तो सब रिपोर्टें यही कह रही हैं। तो आप चंद लोगों की बात मानेंगे या जो अक्सरियत रिपोर्ट दे रही है उसकी बात मानेंगे? और वो भी सियासी इख्तलाफात की बिना पर कह रहे हैं। उन्होंने कभी जरदारी, अच्छा फिर इनकी तो तारीख है कि इससे पहले जरदारी साहब नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते थे, नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के बारे में क्या कहते थे, और जो दूसरी पार्टियां थी कोई मजहबी थी कोई लिसानी थी। तो आप इनकी तारीख देख लें, ये तो इनका तर्ज सियासत है। सियासत इसी का नाम है मेरे हाल से, नहीं क्योंकि अभी आपकी पार्टी भी तो हर पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ कहती रहती है। लेकिन हमारा बयानिया देखें, जो भी बयानिया किसी भी पार्टी का होता है, और जिन पार्टियों के बारे में कहते हैं उन्हीं पार्टी के लोग भी आपकी पार्टी में थे। अच्छा नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप ये बताएं ना, आप गुलामी से निकाल रहे हैं और फिर आप उन्हीं को अपनी पार्टी में अगर जगह दी आप लोगों ने, तो फिर आप किस तरह से गुलामी से निकाल रहे हैं? थोड़ा सा वो भी बताएं। आवाम को बड़ा वो है कि सारा कहते हैं चोरों और डाकुओं में से भी निकाल के अगर आप लोग अपनी पार्टी में रखेंगे तो वो चोर डाकुओं की पार्टी वाले कैसे शरीफ और नेक हो गए, वो कैसे अच्छे हो सकते हैं? देखिए बहुत सारे सियासी वर्कर्स जो हैं वो सियासत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई ऐसी पार्टी नहीं मिल रही थी कि वो उसमें जाके अपनी पसंद की सियासत खान कर साहब की सकें। पार्टी में कौन सा ऐसा इंसान है मुझे बताएं? ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने स्टार्ट से बहुत साथ दिया और उनको टिकट भी नहीं मिला और वो बड़े दुखी हुए, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की थी, जो खान साहब के साथ थे, नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई। जब खान साहब अपनी पार्टी के लोगों को टिकट ना दे सके, उनके साथ इंसाफ ना कर सके, अवाम के साथ कैसे करेंगे? ये अवाम का सवाल है, मैं आपसे कर रही हूँ। देखिए टिकट का जहाँ तक ताल्लुक है तो आपको पता है टिकट के बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं और उसमें फिर एक सिलेक्शन, अभी आपने खान साहब के फिर तो ये भी हो सकता है ना कि ठीक है मुल्की अच्छा, हालात के लिए महंगाई भी होगी, आप बर्दाश्त करें, अवाम को ये भी कहा जाएगा बाद में। नहीं मुल्की देखिए हालात, देखिए कोई खुदा न खास्ता सैलाब या जलजला या कोई नागहानी सूरत हाल हो तो उसमें तो लोग वैसे ही कोऑपरेट करते हैं। लेकिन आप उनसे कहेंगे जी साल के 12 महीने यही चलता रहे, ये सारी जिंदगी इसी तरह बर्दाश्त करता रहे, तो आप मुझे बताएं ये कोई ऐसी बात नहीं? 3.5-4 साल भी तो हमने बर्दाश्त ही किया था ना, हमें यही सुनाई देता था ना कि भाई अभी मुल्क को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए और सारी चीजें बेहतर करने के लिए अवाम को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, अवाम ने बर्दाश्त किया, अवाम को क्या पता था किसे बर्दाश्त करना, और आगे 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 उसके बाद अब और ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। नहीं आप मुझे एक बात मतलब माशाल्लाह कि आप भी प्रोग्राम करती रहती हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलती हैं, आपके भी सियासी सूझबूझ आपकी बहुत अच्छी है। तो आप मुझे बताएं कि 4 साल जो गुजरे हैं और जो 1 साल गुजरा है इसमें कोई फर्क नहीं है? नहीं मुझे तो 4 साल से ही फर्क नजर आ रहा है, पर मेरे कहने का मकसद जो मैं आपसे एक बात कर रही हूँ कि वादे मैं इस टाइम जो बैठी हूँ मैं अवाम की बात कर रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अवाम को ये था कि तब्दीली आए और तब्दीली आने के बाद हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अवाम उस चीज़ पे तब्दीली के साथ खड़ी हुई। अवाम का ये कहना है, उनको इस चीज़ की तकलीफ़ है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, हमारे साथ नौकरियों के वादे किए गए, हमारे लिए घरों के वादे किए गए, ये सारी चीज़ें की गई और हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, बल्कि आने के बाद महंगाई बढ़ी है। नो डाउट अभी महंगाई ज़्यादा है, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसको मानने से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बात यह है कि मैं अगर सीट पर बैठी तो मैं किसी एक पार्टी के हक में या किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं बात कर सकती, क्योंकि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं है। मैं इस टाइम यहाँ बैठी हुई हूँ तो मैं सिर्फ एक वो बात करना चाहती हूँ जो मेरी आवाम इस टाइम बात कर रही है, जो लोग परेशान हैं, मैं उनकी आवाज़ आप तक पहुँचा रही हूँ। पर आपने मुझे ये जवाब नहीं दिया, मुझे बताया ना, अगर आपके पार्टी के खान साहब अगर अपने ही लोगों के साथ इंसाफ ना कर सके तो आवाम को गुलामी से कैसे निकालेंगे? नहीं मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छे इनके वर्कर जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की कश्मीर में हमारे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको बड़ा दुख हुआ कि उनको टिकट नहीं मिला और स्टेज पे खड़े होकर वो रोए और उन्होंने बहुत स्ट्रगल की थी। वो इंसान पीटीआई के लिए वाकई बहुत लड़ा। देखिए पीटीआई में और ऐसे और बहुत हैं जो मेरे शो में आते हैं, उनके साथ भी हुआ है। पीटीआई में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक वर्कर ही हूँ, मैं भी पीटीआई पर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं एक चीज आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी की एक बात जो मुझे अच्छी लगती है वो ये चीज़ है
कि वो अपने लोगों को रिस्पेक्ट भी करते हैं, उन लोगों को फेवर भी देते हैं, और वो देखते हैं कि कौन कौन सा वर्कर उनके लिए काम कर रहा है, वो उनके लिए बड़ा अहम होता है। सच कह रही हूँ, ये चीज़ है। देखिए, इसको मानते हैं आप? अगर नहीं, मैं इसको बिल्कुल इसलिए नहीं मानता तो मैं इसलिए आपकी भी कोई बात नहीं मान रही। नहीं तो फिर तो आप पीपल्स पार्टी की हुई ना, फिर आप नहीं, एंकर तो नहीं है, मैं किसी पार्टी की नहीं तो अगर आप बोले कि देखिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ ना आपको, मैं नहीं, असल में दूसरी सीट हमारी खाली है, हाँ। हमारे अभी पीपल्स पार्टी के गेस्ट नहीं आए, मैं उनकी तरफ से भी बात कर रही हूँ। तो आप ये देख लें, उनकी अंदाजा देख लें कि एक प्रोग्राम की उसने कमिटमेंट की और वो नहीं आए अभी नहीं, तक असल में ट्रैफिक में वापस। अच्छा, ट्रैफिक में, हम असल में ट्रैफिक। तो अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करती हैं और उसके कराची के लेवल की बात करते हैं, कराची में तो उनके पास वर्कर ही नहीं होते। कराची में तो वो बेचारे ढूंढते हैं वर्करों को। कराची में सिवाय उनके जो अरसे दराज से जो वजारतों में, मुशीरों में और जो कॉन्टेक्ट है के। अच्छा, आप इंटीरियर सिंध की देखें, असल तो पीपल्स पार्टी की जो बुनियादें इंटीरियर सिंध में है, आप मुझे बताएं वहां पे कितने वर्कर्स को टिकट मिलता है? मखसूस खानदान है, मखसूस कबीले हैं, उनके अलावा मुझे बताएं किसको टिकट मिलता है? ठीक है जी, मैं बिल्कुल आपको सारा बताऊंगी किसको टिकट मिलता है और किसको टिकट नहीं मिलता। असल में मसला ये है कि ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आएंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इस टाइम सिर्फ एक शो पे एक अपने आप को जो है ना वो सेफ साइड करने चाहती है। सेफ साइड की बात है। इसमें मसला ये है कि मेरा दूसरा शो माशाल्लाह जो कराची की आवाज़ है, उस पर बहुत सारी बातें मुझे सुनने को कमेंट्स में मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद एनी किसी का फेवर ले रही है, फेवर किसी का नहीं ले रही। बस अभी मैं ले रही हूँ ब्रेक, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ इस टाइम लाइन पे मौजूद हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पीटीआई से हमारे साथ मौजूद हैं जावेद सिद्दीकी साहब, और अभी ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई गुलामी से आज़ाद करना है। फिर उसे आपने अगर नहीं देखा तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ये बात की कि भाई पीटीआई जो है वो अपने वर्कर को ही उनका हक नहीं देते, उनको पता ही नहीं होता कौन सा वर्कर उनके लिए अच्छा काम कर रहा है। कम से कम पीपल्स पार्टी अपने वर्करों को और उनको देखते हैं कि जो उनके लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए सिंसियर है, उनके लिए बड़ा स्टेप उठाते हैं, उनको बड़ा फेवर देते हैं। तो इस पर जो है ना थोड़ा सा आप, जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं सलाम अर्ज करती हूँ आपके स्टूडियो मेंबरान को, इंक्लूडेड जावेद भाई को। बात दरअसल ये है कि मेरी बहन, हम ये नहीं कहते कि कौन इसका, थोड़ी सी आवाज आपकी कम आ रही है। देखिए, ग्रास रूट की बात देखी जाए ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना एटीएम मशीन को नहीं नवाजती। हमारे पास एटीएम मशीन नहीं, हमारे पास सही मानों में जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है। और ग्रास रूट के चाहे एमपीएज हो, एमएनएज हो या सेनेटर्स हो, हमारी पार्टी उन्हें टिकट देती है। और यकीनी सी बात है, जब एक जाला या जाली स्ट्रगल कर रहा होता है ग्रास रूट से लेकर, तो उसका हक है कि उसको पार्टी नवाजती भी है और उस पर बेहतर तरीके से उसको चलाती भी है और उनको बताती भी है कि किस तरह से, किस पॉलिटिकल लीडर्स का या किस तरह से आपको बात करनी है, किस तरह से आपने गलीज और गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी किसी भी इदारे के खिलाफ, किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ। ये सारी तरबियत और ये सारी जो काविशें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ही पाई जाती है। मैं नहीं समझती हूँ कि मैंने किसी और पार्टी में इतना देखा। मैंने तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में किसी न किसी चीज़ का फुकदान देखा है, जबकि पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी जेन्युइन तरीके से वो जमहूरी पार्टी है जो अपने पॉलिटिकल वर्कर को जो है ना सही मायनों में उसको बता रही होती है कि पॉलिटिकल वर्कर क्या होता है और एक्चुअल में सियासत क्या है। जी अच्छा, एक चीज़ इस पे भी बात हुई कि पहले पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की पार्टी पे बात, और वो जो है वो पीपल्स पार्टी पे बात करते थे, और अब सब एक हो गए हैं और इनकी पार्टी को साइड कर दिया। थोड़ा सा इस पे कहेंगे कि अब दोस्ती हो गई, पहले नाराजगी थी, पहले बहुत सारी बातें होती थी। देखिए, सियासत के अंदर कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, क्योंकि सियासत के अंदर कोई भी एक दूसरे का
जिस तरह से पीटीआई वाले एक तरह से दुश्मनी पर उतर आते हैं या गालम गलोच पे उतर आते हैं, कोई भी सियासी पार्टी के दरवाजे दूसरी सियासी पार्टियों के लिए कभी बंद नहीं होते। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐलानिया है। और कभी भी हम ये नहीं देखिए, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जातियाती इख्तलाफात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं पाई जाती है। जहां तक मेरे भाई का कहने का ताल्लुक है कि साथ हो गए या फलां हो गए, तो जहां तक साथ होने की ताल्लुक है तो खुद ही खान साहब कहते थे कि डाकू है चौधरी, और चौधरी साहब को आज उस डाकू को आपने सीएम बनाने के लिए आपको अपनी पार्टी में कोई शख्स नहीं मिला, आपको पंजाब का सदर बनाने के लिए अपनी पार्टी में कोई शख्स नहीं मिला, आपको एमकेएम के लिए कहते थे कि दहशतगर्द इंटरनेशनली एक टेररिस्ट है, तो उन टेररिस्ट को आपने नफीस लोग कह के अपने साथ में लाया। जिसको आप कहते थे शेख रशीद को कि जी ये शीदा टली को तो कोई चौकीदार ना रखे, उसको आपने अहम मनसब पे बिठाया। तो ये चीजें आप ना करें। आपका वतीरा यही है इनका कि कड़वा कड़वा थूथू और मीठा मीठा हपअप करने के आदमी है। आप जो सही चीजें, जो सही फेस है उसको दिखाया करें आवाम को भी और अपने जो पार्टी वर्कर है उनको भी। देखिए जितनी भी लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन गुमराह कर रहा है कौन नहीं कर रहा। देखिए अभी कह रहे हैं ना साथ देने वाली बात, तो देखें जहां बात आई अदलिया की तो हमने अपना स्टैंड लिया कि नहीं, अदलिया का मोरल डिमोरल नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि उस पर जो है ना हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए और तमाम के तमाम जो इलेक्शंस हैं वो एक साथ होने चाहिए। तो यहाँ मुझे बताएं ना कि जहाँ अगर गलत बात होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैंड लेती है और जमहूरियत के लिए खड़ी हुई। ठीक है। अच्छा मुसर्रत नियाज़ी साहब, थोड़ा सा कराची के हवाले से अगर हम बात करें, कराची को आप भी तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छे एरिया में रहती हैं, पर आप वहाँ से जब निकलती होंगी कराची को आप किस तरह से देखते हैं? कराची बेहतरी की तरफ कब जाएगा? हमारा खूबसूरत कराची कब होगा? कराची के लिए पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? देखिए मैं आपको बताऊँ मेरी बहन के हमारे पास जो सिस्टम है कराची का ना, अब ना MNAs MPAs की कोई ऐसी तादाद नहीं रही। देखिए MPAs MNAs एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है या आप मेयर जो होता है उसके पास फंड होता है, वो लगा रहा होता है ना। देखिए 1 साल के करीब करीब हमें या 1.5 साल मुर्तजा वहाब से मिला। आप मुझे बताएं छोटे बड़े प्रोजेक्ट आपको इस कराची में नजर आए जहाँ वसीम अख्तर साहब कहते थे कि मेरे पास तो कुछ नया, मेरे पास अख्तियारात है ना, मेरे पास कुछ है। तो ये देखे ना काम करना स्टार्ट हुआ। और कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स, देखिए MPA अगर फर्ज करें, मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि 104 का है, PS 104 का है या NA 232 है या NA 142 है, कुछ भी करना है तो एक शख्स लियारी का MPA MNA लियारी पे लगाएगा। और अगर आप देख लें कि कोई गुलशन का MPA MNA है तो वो गुलशन पे लगाएगा। ये चीजें होती है कि देखिए फंड MPA MNA को मिल रहे होते हैं और वो उन्हें लगाना चाहिए। जबकि बड़ी बदनसीबी की बात है किसी ने कराची में वोट तो लिए लेकिन ऑन नहीं किया। मेरे भाई भी मौजूद बैठे हुए जो है ना, इनके MPAs और MNAs की तादाद थी, फेडरल में इनकी गवर्नमेंट थी। MNAs ने इनके क्या किया, जहां जहां काम था ना, पानी की पाइपलाइन अगर इन्होंने गुजारनी है तो इन्होंने रोड खोद दिए और उस रोड को बनाया नहीं, और अगर रोड बनाना है तो पानी की लाइनें इस कदर खोद दिए कि वो पानी पानी बाहर बहता फिर रहा है। तो जो भी कुछ किया जाए, कराची पाकिस्तान का दिल है और इस दिल के लिए जब दिल धड़केगा तो पूरा सिस्टम सही होगा। सबको मिलकर काम करना चाहिए, कराची को ऑन करना चाहिए। कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को मैं समझती हूँ पाल रहा है और हर कौम हर नस्ल का शख्स यहाँ मौजूद है और एक खूबसूरत गुलदस्ता है कराची। इसको खूबसूरत बनाने के लिए तमाम जो है ना जो स्टेक होल्डर्स हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब हम आपकी जानिब आते हैं। तमाम बातें आपने सुनी, हमने उनसे भी बात की, क्या कहना चाहेंगे? देखें अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो तो समझे एक लतीफ़ा हो गया कि मुसर्रत नियाज़ी साहिबा भी जो फरमा रही थी, तो इनसे ये सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि आपकी पीपल्स पार्टी का सिंध में दौरानिया कितना है, कि आज भी आप ये कह रही हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये करने वाले हैं, हम ये कर दी ये। और कराची को मसला ये है कि तकरीबन 40 साल से आप इस सूबे में हुक्मरान हैं और सारी पावर्स आपके पास हैं
और आपकी पार्टी वफाक में भी रही है, सूबे में तो कंटिन्यू है ही, है। लेकिन उसके साथ वफाक में भी रही है। अब आप मुझे बताएं कि क्या 40 साल से जो काम होने थे, अब मैंने आपको जैसे मिसाल दी कि मलेशिया की मिसाल दी मैंने आपको, बांग्लादेश अपना पड़ोसी मुल्क है, 71 में वो भी आज़ाद हुआ था, और उसके अलावा आप जापान के भी मैंने मिसाल दी। तो ये वो मुल्क हैं जो 40 साल में पूरे मुल्क बन गए, सूबे नहीं, शहर नहीं, पूरे मुल्क बन गए। लेकिन हमारी जो पीडीएम की जमातें हैं अभी तक वो अपना डायरेक्शन ही नहीं बता सकी कि उन्होंने करना क्या है। यानी 40 साल में उनकी डायरेक्शन ही तय नहीं हुई कि उन्होंने किस सिमत में जाना है। अच्छा, मुल्क जब बनते हैं जब जो भी गवर्नमेंट हो, जो भी पार्टियां हो, आवाम से और मुल्क से सिंसियर हो। बिल्कुल। लेकिन आप मुझे बताएं कि जितने भी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, या और जो इनके साथ दूसरी जमातें हैं, क्या उनके तमाम असासे मुल्क में मौजूद हैं? क्या उनके कारोबार मुल्क में, उनकी मेन जो कारोबार है, जो वो कारोबार कर रहे हैं, उनके जो ऑफिस या जो भी चीज़ें हैं वो मुल्क में? तो आपको जवाब मिलेगा नफ़ी में। तो आप किस तरह ये कह सकती हैं कि दूसरे, आप चाहते हैं कि जी हम अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ से हम बिजनेसमैनों को दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आए, वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो हर जगह से इनको जवाब इस वक्त, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अब प्रिंट मीडिया का दौर नहीं है कि जी आज आपने कोई बात की तो कल 2 कॉल में ख़बर आपको लग जाएगी। अब आप जो बात, अभी मैं ये बात कह रहा हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम लाइव चल रहे होते हैं, उसी वक्त पूरा शहर, पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है। तो अब आपका वो चूरन जो पुराना आज चले आ रहे हैं कि अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये करने वाले हैं, ये नहीं है। क्योंकि 40 साल में तो दुनिया में मुल्क बन गए, जैसा अभी हमने बहुत सारे मुल्कों की मिसाल दी जी। अच्छा, अब इन्होंने मिसाल दी कि जी शेख रशीद साहब और MKM की मिसालें दी। देखिए, शेख रशीद साहब की एक अलग पार्टी है, वहाँ पे हमारे सियासी इख्तलाफात थे जो ख़त्म हो गए। उनकी अच्छा, कौन सी पार्टी है शेख रशीद साहब की? आपकी पार्टी में? अवामी आपकी पार्टी में नहीं है? नहीं, वो उनकी अलग पार्टी है। अच्छा, इसी तरह MKM एक अलग पार्टी है। अच्छा, MKM में अब आपने देखा कि बहुत सारे धड़े बने, एक लंदन का बन गया, फिर पाकिस्तान के बहुत सारे, बहुत अच्छा। खान साहब ने अभी भी, यानी पहले भी उनका मौक़िफ़ था और अभी भी मौक़िफ़ यही है कि सियासी जो पार्टियां हैं, जो सियासी मतलब के मसले हैं, वो हम टेबल पे बैठ के, आज अभी भी एक कमेटी बनी है जिसमें बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो रही है, बहुत सारी सियासी जमातों से मुलाकात हो रही है। तो वो सही है, सियासी इख्तलाफात, लेकिन खान साहब का जो मेन नुक्ता और जो मेन एजेंडा है कि वो कहते हैं मैं उन लोगों से बात नहीं करूंगा जिन्होंने मुल्क को तबाह किया, मुल्क की जो एक जनरेशन है उसको तबाह किया, उसकी तालीम का बेड़ा गर्क किया, उसके शऊर का। क्योंकि आप देखें ना, आज आप देखें कि मुल्क में अब पहले भी मैंने एक दफ़ा कहा था कि हमारी जो PDM की जो सियासत 40 साल से, यानी 87 से 86-87 से PDM की जो जमातें इस वक्त जो अलायंस बना हुआ है, ये 86-87 से हुकूमतों में कभी कोई जमात आती थी, कभी कोई जमात होती थी, कभी कोई हुकूमत बनती थी। तो 86-87 से अब तक जो भी इनके मामलात रहे हैं, तो कुछ करप्शन के थे, कुछ सियासी थे। तो सियासी मामलात में तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन खान साहब का एक अटल मौक़िफ़ जो पहले दिन से कि मैं करप्शन, अब करप्शन का, जैसे नून लीग है, नून लीग के जितने भी जो बड़े उनके सरकर्दा हैं, उनके सब के कारोबार बाहर मुल्कों में, उनके सब की जायदादें, उनके सब के बैंक बैलेंस बाहर मुल्कों में। जिस तरह पीपल्स पार्टी की, इनके भी अगर आप देखें जो बड़े सीनियर्स जो हैं, उनके कारोबार, उनकी जायदादें, उनके फ्लैट, उनके रिहाइशें। अच्छा। और जब भी जैसे ही हुकूमत ख़त्म होती है या इनके ऊपर कोई भी बुरा वक्त आता है, चाहे तो थोड़ा हल्का सा है, कारकुनों को तो ये देते हैं नहीं जी खड़े रहना है आपने डट के, और जो मकसद के लिए आपने जान दे देनी है, लेकिन ये खुद जो है दुबई और अमेरिका और लंदन चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है, यानी पाकिस्तान की अगर आप देखें 20-25 साल 30-40 साल की तारीख में देखें, ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी पार्टी का लीडर बुरे हालात में भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं गया, बल्कि अपने वर्करों के दरमियान रहा, और इसीलिए उसके वर्कर उसके सामने सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े। ये जो अभी जमान पार्क में आपने देखा कि उनके वर्करों ने शेल खाए और डंडे खाए, उधर मेरे ख्याल से कोई फायरिंग वायरिंग भी हुई थी, लेकिन वो हटे नहीं। क्यों? क्योंकि जब लीडर आवाम के दरमियान हो
तो फिर आवाम उससे इस तरह मोहब्बत करती है। और जब लीडर ज़रा सी गर्मी सर्दी और धूप और ज़रा सी परेशानी में लंदन और अमेरिका में जाके आराम से, तो फिर उसके जो वर्कर होते हैं वो इसी तरह होते हैं। अब आप देख लें कि अगर हमारी पार्टी में नून लीग से या पीपल्स पार्टी से लोग आ रहे हैं तो वो वर्कर हैं जो नज़रियाती हैं। और भुट्टो की जो पार्टी थी, अब तो पीपल्स पार्टी रही भी नहीं है। जो भुट्टो साहब ने बुनियाद जिस पे पार्टी की रखी थी, उसके जो नज़रिया था वो तो समझे भुट्टो फैमिली के साथ ही ख़त्म हो गया। अब तो माल बचाओ आल बचाओ वाली तहरीक चल रही है और उसी के लिए दलाइल दिए जा रहे हैं और उसी को सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आगे आप किस तरह देख रहे हैं, क्या हालात होने वाले हैं, आगे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है कि जिस तरह हालात चेंज हो रहे हैं, जिस तरह लोगों में अवेयरनेस आ रही है और जिस तरह हमारी जो यूथ है जिस तरह वो आगे बढ़ रही है, और उससे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो मुल्क के जो लुटेरे हैं वो या तो आपको जेलों में नज़र आएंगे या फिर वो अस्पतालों में नज़र आएंगे आने वाले वक्त में। और वो लोग प्रमोट होंगे जो मुल्क से, कौम से और नज़रियात से मुखलिस हों। इंशाल्लाह ज़रूर। और अच्छा, अब चीज़ ये है ना कि हम लोग, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं ठीक भी हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं शुरू होगी। आपको नहीं लगता कि अब वो जो एक सियासत में होती है जो छोटी मोटी नोक झोंक या वो चीज़ नहीं, अब ये कोई ऐसा लग रहा है कोई आपस की एक लड़ाई और एक अना का मसला और इस तरह से हो गया है जिसमें आवाम पिस रही है और पिस ना जाए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। उसकी वजह यह है कि जब मैं अपने मुल्क को अपना मुल्क समझूंगा, अपनी कौम को अपनी कौम समझूंगा, तो फिर वो मेरी पर्सनली लड़ाई होगी। फिर मैं उसमें किसी किस्म का लचक नहीं लेके आऊँगा। और उन लोगों के साथ जिन, एक मिसाल है, अगर मेरे भाई को कोई नुकसान पहुँचाता है तो वो मेरी पर्सनल लड़ाई होगी। मैं ये थोड़ी बोलूँगा भाई कि भाई तुम्हारा मसला है, तुम जानो मैं। तो इसी तरह जो मुल्क को अपना समझते हैं, जो कौम को अपना समझते हैं, जो फिर आप ये नहीं समझ रहे कि इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा सादा और मजलूम आवाम जो है उसको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है? देखें, ये लड़ाई बका की जंग है। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, अगर आपने ये चीज़ नहीं की और तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में हमारी पोजीशन क्या होगी। क्योंकि इस वक्त भी आप देखें, हमारे रेमिटेंस देखें, हमारे ख़जाने, अक्सर वज़ीर ख़जाना साहब जो अपनी इरशादात फरमाते रहते हैं कि ख़जाना खाली, उनके वज़ीर कह रहे थे कि हम वेंटिलेटर पे लगे और ये एक अरसे से करें। तो भाई 35 साल से आप हुकूमतों में थे, आप तजर्बेकार थे, तो वेंटिलेटर निकालते। एक देखे ना, एक होता है आम डॉक्टर, एक होता है स्पेशलिस्ट। तो आप तो स्पेशलिस्ट बन के आए थे, आप तो महंगाई के ऊपर भी आपने लॉन्ग मार्चे किए और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और बहुत सारी चीज़ों पे आप दावे करते रहते हैं। तो आप तो स्पेशलिस्ट थे, तो आप तो उससे निकालते हैं, ना कि आप उस और मरीज को जो है मतलब जो वेंटिलेटर पे था आपने तो उसको कब्र में उतारने की तैयारी कर ली है। आप इस वक्त देखें जो पोजीशन है, जो आम आदमी की हालात है बेचारे कि किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। और बेचारे बहुत सारे ऐसे हैं जो अगर हालात से शिकस्त खाते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ क्या कर रहे हैं, अपने साथ क्या कर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो ये तो आप किस बात के स्पेशलिस्ट थे जो आप दावे करते थे आने से पहले हुकूमत में? तो आवाम तो ये समझी थी बेचारी कि शायद ये हमारे साथ कोई अच्छा करेंगे पहले वाली हुकूमत, लेकिन अब वही आवाम आपके खिलाफ खड़ी हो गई। और आपको सबको पता है कि इनके मकासद क्या थे। इनके मकासद अपने बचाव के, अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान, अपनी दौलत, अपनी जायदाद, और उसके लिए आते ही इन्होंने कानून में तब्दीली की। इन्होंने कोई रिश्वतखोर को पकड़ के जेलों में बंद नहीं किया, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जेलों में बंद नहीं किया, कोई माफियाज को या भत्ताखोरों को जेलों में बंद नहीं किया। इन्होंने असेंबली में सिर्फ अपने मतलब की करारदादें पास करवाई जो इनके बचाव के लिए थी। और अभी भी आप देख लें जो अदालती जंग लड़ रहे हैं और जो आइन में तरमीम करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इनके अपने ज़ाती अवामी, तो इन्होंने कभी अवाम को या मुल्क को तो शायद अपना अगर समझा होता तो आप मुझे बताएं, एक आम आदमी के केसेस, मामूली केसेस अदालतों में साल वो बेचारे धक्के खाता है, तो आप उस वक्त कानून चेंज करते कि नहीं जी इनके फैसले जल्दी होने चाहिए। आप आए दिन सुनते हैं कि अदालतों में जो है केसेस के ढेर लगे हुए हैं और लाखों की तादाद में केस हो गए। और यहाँ तक होता है
कि बहुत सारे लोगों को बाइज्जत बरी करते हैं, तो पता चला उनको पहले सजा मौत की अगर सजा हुई थी और उसके बाद उन्होंने अपील की, और जब उनके बाइज्जत बरी करने का टाइम आता था पता चलता कि उनका इंतकाल हो गया। तो आप उस वक्त अदालतों की कार्रवाई जो कानून थे, कायदे थे, उसमें तब्दील करते कि नहीं जी फौरी तौर पे आप फैसले करें और किसी भी बेगुनाह को अदालत में नहीं रखें। ठीक है, आज आपके ऊपर पड़ा है तो आज आप जो है हर तरह के कानून चेंज करने के लिए कमर मतलब सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी अपनी उसमें आए लपेट में। ठीक है, इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अपने टाइम पे होंगे, और इलेक्शन में इंशाल्लाह जैसा कि आपने सर्वे देखे कि जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें पीटीआई और इमरान खान इस वक्त तकरीबन 75-80%, चाहे वो अंदरूनी मुल्क की आवाम हो चाहे वो बैरून मुल्क की आवाम हो, वो उनको सपोर्ट कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इलेक्शन ना करवाएं, वैसे ही अगर गवर्नमेंट दे दे तो सर्वे तो आपके सामने है, और सिर्फ लोकली नहीं इंटरनेशनली भी। अब उसमें आप इलेक्शन किसी तरह डिले करके उसमें धांधलियाँ करके और उस तरह करवाना चाहें तो वो जैसे अभी बल्दियाती इलेक्शन कराची में होते, उसमें भी आपने देखा कि धांधली के तमाम रिकॉर्ड टूट गए थे, और ये सिर्फ धांधली से ही जीत सकते हैं। ठीक है जी, वरना इनके जो रिपोर्ट है 20% या 15% या 10% ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।